Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delayed, let's get started. So आज की डेट है 3rd of October 2024 और हमारी फर्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग द लद्दाख. व्हाट स्पेशल स्टेटस इट्स लद्दाख सीकिंग. हम सब जानते हैं लद्दाख के बारे में. लद्दाख हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंतर्गत आता था. 2019 में हमने आर्टिकल 370 को हटाया. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया. फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड वन इज लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि लद्दाख सिंपल सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया. उस समय उस पे सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे. रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने की बात की है. उसके पीछे रीजन ये है, चूंकि हम सब जानते हैं जो लद्दाख है वो हिमालयन बेल्ट में लाई करता है. हिमालयन बेल्ट में लाई करने के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल वहाँ का टेरेन इतना ज्यादा नेविगेबल नहीं है. सो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिली. सो हुआ क्या कि एग्जिस्टिंग लद्दाख को और छोटे छोटे पार्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि वहाँ का गवर्नेंस बहुत बेहतर किया जा सके. साथ के साथ सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज वहाँ के लोगों को प्रोवाइड की जा सके. अभी जो कंटिन्यूअस डिमांड चल रही है वो लद्दाख के साइड से ये चल रही है कि लद्दाख चाहता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th स्केड्यूल में उसे एनलिस्ट किया जाए. होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम फेडरल नहीं है. मतलब कि थोड़ा सा किसी स्टेट को ज्यादा बेनिफिट्स देता है, किसी स्टेट्स को कम बेनिफिट देता है. एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है. जैसे कि हमने कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दे रखा है, कुछ ट्राइब्स को स्पेशल स्टेटस दे रखा है. सिमिलरली इंडिया में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दो स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6. हुआ क्या था कि पहले समय से ही इवन मुस्लिम्स जब रूल कर रहे थे इंडिया में, उस दौरान में ही मुस्लिम्स ने ट्राइबल पॉपुलेशन को कॉन्कर नहीं किया था. ट्राइबल पॉपुलेशन अपना फॉरेस्ट वाले रीजन में आराम से रहती थी, अपने फॉरेस्ट को मैनेज करती थी, लैंड को मैनेज करती थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती थी. बट उसके मुस्लिम्स के जाने के बाद ब्रिटिशर्स आए इंडिया में. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट पर ज्यादा ध्यान देते थे. अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्राइबल्स के लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. कहीं ना कहीं इसका रिबेलियन हमारे सामने आया. ट्राइबल पॉपुलेशन ने रिबेल किया. कोल रिबेलियन, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिबेलियन, बस्तर रिबेलियन. ना 1831 से लेके कंटिन्यूअसली जब तक हमें आजादी नहीं मिल गई, कंटिन्यूअसली ट्राइबल्स रिवोल्ट कर ही रहे थे. उसी रिगार्डिंग जब रिबेलियन बढ़ता हुआ नजर आया तो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स पॉपुलेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहला एक्सक्लूडेड, मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जिन पे ब्रिटिशर्स ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे. सेकेंड वन इज पार्शियली एक्सक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाले रीजन जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन तो रहती थी बट उनका अमाउंट जो था वहां पर कम था. साथ के साथ ब्रिटिशर्स वहां एक सर्टेन लिमिट तक इंटरफेयर कर सकते थे. अपने रेगुलेशन के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने 1935 का एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, उस दौरान उन्होंने दो पार्ट्स बनाए, पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड. एक्सक्लूडेड रीजन ऐसे कहलाए जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में उतने ज्यादा नहीं थे, जहां पर डायरेक्ट गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट किया गया. द सेकेंड वन वाज पार्शियली एक्सक्लूडेड. ऐसे रीजन्स जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना इंटरफेरेंस कंटिन्यू रखा, वहां पर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो भी रूल्स बनाए जाते थे वो एप्लीकेबल तो होते थे बट आफ्टर द परमिशन ऑफ गवर्नर. मतलब कि गवर्नर जब तक उन्हें मैंडेट नहीं करता था तब तक
सेंट्रल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। सो ये तो हुई ब्रिटिशर्स के दौरान की कहानी कि आखिर ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल वाले एरियाज आए कहाँ से। सो सिमिलरली इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज को स्केड्यूल 5 में रखा। स्केड्यूल 5 के अंतर्गत जो भी मैटर्स आते थे उन उन पे चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी रूल बनाया है तो वो 5th शेड्यूल वाले रीजन में एप्लीकेबल होता था, बट आफ्टर द परमिशन ऑफ गवर्नर। इन इन रीजन्स में क्या होता था ना कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत रहती थी और उनको अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा। अब लद्दाख कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है अपने इंक्लूजन की इन द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के बारे में समझे तो ऐसे रीजन्स को जो रीजन 6th शेड्यूल में रखे गए हैं उन्हें बोला जाता है स्केड्यूल्ड, उन्हें बोला जाता है ट्राइबल एरियाज। 6th शेड्यूल में 4 रीजन्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 रीजन्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक को एक आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स रहते हैं जिसमें से 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और बाकी सब उस ट्राइबल एरिया के ही द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही उस रीजन के मेजर मुद्दों पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कि लैंड को कैसे यूज करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस राइट हो गए, मैरिजेस हो गए, डाइवोर्स हो गए, सोशल कस्टम हो गए। इन सारे चीजों में कोई भी रूल्स बनाने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही रिस्पॉन्सिबल रहती है। मतलब कि हमने देख लिया कि जैसे जो एरियाज ट्राइबल एरियाज हमने जिनको नोटिफाई किया है आर्टिकल शेड्यूल 6 के अंतर्गत, उनको एक ऑटोनॉमी दे दी जाती है अपने रीजन को अपने हिसाब से गवर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ही लोग अपने रीजन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने कस्टम ट्रेडिशन, क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, ये सारी चीजें वहां के लोग ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और चूंकि हमें ऐसी आइडेंटिटीज को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, सो इसलिए हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। अब बात करते हैं स्केड्यूल 5 की। स्केड्यूल 5 के अंतर्गत जो एरियाज आते हैं उन्हें बोला जाता है स्केड्यूल्ड एरियाज। इन्हें नोटिफाई प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन देता है कि कौन सा रीजन 5th शेड्यूल के अंतर्गत एज अ स्केड्यूल्ड एरिया कंसीडर किया जाएगा। प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि वहां पे कॉम्पैक्टनेस कैसी है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो कितना बाहर के लोगों से डिस्कार्डेड है या यूं कह लें कि अलग थलग रह रही है, रीजन कैसा है, क्या उसे एज अ डिस्ट्रिक्ट या एज अ ब्लॉक बनाया जा सकता है, तब तो जाके हम उस एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे। और वहां पर गवर्न करने के लिए हम एक काउंसिल बनाते हैं जिसे बोला जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स रहते हैं। एक प्रोविजन है कि 3/4 मेंबर्स जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को ही बिलोंग करने चाहिए। इनके पास एज कंपेयर टू 6th शेड्यूल थोड़ी सी कम ऑटोनॉमी रहती है। यहाँ पर सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज विद द मॉडिफिकेशन ऑफ गवर्नर इम्प्लाई किए जा सकते हैं। सो जो लद्दाख है वो कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहा है कि हमें 6th शेड्यूल में लाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखना है, अपने ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन को बचा कर रखना है। इस पूरी न्यूज में पहले तो 5th और 6th शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किया गया जो मैंने डिस्कस कर लिया। साथ के साथ इसमें आने वाले समय के रिफॉर्म को भी बात किया गया कि जैसे हमने बना तो दिया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना दिया, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बना दिया, बट कहीं ना कहीं जितनी ऑटोनॉमी, जितनी फ्रीडम ऑन पेपर दिखाई गई है उतनी फ्रीडम प्रैक्टिकल उसमें अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए। सो जरूरत है कि हम आने वाले समय में इस स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6 में रिफॉर्म्स लाएं, जितनी ऑटोनॉमी हम पेपर्स में दिखा रहे हैं उतनी उनको अवेलेबल भी करवा सके, ताकि जो मोटिव है कि हमारा ट्राइबल कल्चर प्रिजर्व रहे, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, तो वो हमारा मोटिव इस तरीके से फुलफिल हो पाएगा। देन नेक्स्ट इज
56 years after IAF plane crash, body of soldier to be handed over to extended family in Chamoli. बेसिकली 1968 में एक प्लेन क्रैश हुआ था माउंटेनियस रीजन में। अब जा करके जब उस क्रैश में जो लोग मौजूद थे, उन सब लोगों की बॉडीज अब जाके स्नो के हटने से रिकवर हुई हैं और अब उनमें से एक पर्सन की बॉडी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को हैंड ओवर की जाएगी। जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, कैन यू इमेजिन कि एयर फोर्स और आर्मीज वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप उनका पार्ट बनते हो, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कि मान लो प्लेन क्रैश हो गया तो आपके सामने अभी तो ये नहीं होगा ना कि वो इंसान डेड हो गया, अभी सिर्फ मिसिंग की रिपोर्ट चल रही होती है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती तब तक किसी को भी डेड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बॉडी इतने 1968 के एक्सीडेंट के बाद 2024 में उस पर्सन की बॉडी मिली है और अब जाके उन्हें डिक्लेयर किया गया है कि उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट वन इज पैकेज लॉन्च्ड फॉर स्कीम सैचुरेशन इन एसटी मेजॉरिटी विलेजेस। बेसिकली कुछ समय पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूवल दिया था एक योजना को, दैट इज नोन एज प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम मेजरली बात कर रहे थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेंगे, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी लाइफ एंड डिग्निफाइड एजिंग की बात कर रहे थे। इस तहत हमने 63,000 विलेजेस को 63,000 विलेजेस के जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनमें एक अपनी स्कीम चलाई जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब कि क्या है कि हम उन्हें पक्का हाउस अवेलेबल करवाएंगे। हमारा इस स्कीम के अंतर्गत अलग अलग मिनिस्ट्रीज को मिलकर एक्शन प्लान बनाना है, उस हिसाब से ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कि एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटी होती है कि राइट टू शेल्टर, उस हिसाब से हमें ट्राइबल पॉपुलेशन को एटलीस्ट एक पक्का हाउस अवेलेबल करवाना है। दूसरा, हम बात करें कि जो ट्राइबल एरियाज के रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी की बात करें कि उन रोड्स को मेन स्ट्रीम रोड से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की जाए तो उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो स्किल गेन करके उससे फाइनेंशियली वैल्यू जनरेट कर पाए, जिससे क्या होगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद एक्सेस टू गुड एजुकेशन की बात की जा रही है कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आज की जो न्यूज आई है वो ये है कि हमने जो अमाउंट सैंक्शन किया था प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत, उसका अब नाम बदल करके रख दिया गया है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। दैट इज धरती आबा। जो हमारे झारखंड एरिया के जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उन्हें लोकली धरती आबा बोला जाता है। उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इस फंड का नाम बदल दिया गया है, दैट इज नोन एज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। देन नेक्स्ट इज इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेसिकली ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि बात करती है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की। हर एक फैमिली में 5 लाख रुपीस का पैकेज अलॉट किया गया है, जिसके तहत जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल्स है, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गए, पुअर हो गए, जिनके पास हेल्थ की से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑलरेडी वल्नरेबल पर्सन है वो जब हेल्थ के चक्कर में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है तो कई बार होता है कि उसका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जाने लगता है। जितना पैसा उसने कमाया रहता है, जितना उसने साइड कर रखा रहता है अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को देखते हुए, उसका एक्सपेंडिचर उससे उस लिमिट से भी बाहर चला जाता है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को इंक्लूसिव बनाने के लिए, सब तक अवेलेबल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसके अंतर्गत
5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड किया गया है। फंडिंग देखी जाए तो 60-40 के रेशियो से इसमें फंडिंग की जाएगी, मतलब कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेंगी। इस स्कीम के तहत एंटी फ्रॉड यूनिट भी बनाई गई है। मतलब कि क्या होता है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई कर रखे। सो मान लो फ्रॉड के चांसेस कैसे बढ़ते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी पर्सन को ऑपरेट भी नहीं कर रहा है, किसी पर्सन को हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट को फ्रॉड बिल्स भेज रहा है कि उसने इतने आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स का ट्रीटमेंट किया है। सो ये एक फ्रॉड तरह का हुआ। सो इसलिए एंटी फ्रॉड यूनिट्स भी बनाई गई है जो इस फ्रॉड टाइप के मैकेनिज्म को चेक करती रहेंगी। सो आज की न्यूज इस रिगार्डिंग आई है कि जो ये स्कीम है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने 70 ईयर से अबव के लोगों को इस स्कीम में इंक्लूड किया है। मतलब कि इंडिया में जितने भी 70 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते, बट स्टिल उन्हें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सिमिलरली नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो डिमांड कर रहा है कि आने वाले समय में हमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें भी ऐसा विदाउट एनी क्राइटेरिया इस स्कीम का बेनिफिशियरी बनाया जाए, क्योंकि जो डिसेबल पर्सन्स हैं वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल हैं और उनकी हेल्थ भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। सो कंटिन्यूअसली वो भी अपनी अर्निंग का एक मेजर चंक पोर्शन हेल्थ सेक्टर्स में दे देते हैं। सो जरूरत है कि हम आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स में डिसेबल पर्सन्स को भी फ्रीली इंक्लूड करें ताकि इंडिया में हेल्थ सेक्टर और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। Our next news is Delhi police seizes 562 kg of cocaine estimated to be worth 5,620 करोड़। बेसिकली इतने लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे का 562 किलो कोकेन सीज किया गया है। इस न्यूज से अगर यूपीएससी को लिंक किया जाए तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ इतने लार्ज अमाउंट का, वो क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से हुआ। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी का अगर मैं एवोल्यूशन देखूं, हुआ क्या था कि 2008 में क्राइसिस आया, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो गई, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रॉन्ग करेंसी अवेलेबल थी दैट इज डॉलर, इवन वो तक फेल होने लगी। सो मतलब कि हुआ क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल उभर कर बाहर आया जिसका विश्वास खत्म होने लगा एग्जिस्टिंग करेंसी से। मतलब कि उनका मानना ये था कि जो करेंसीज हैं वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। आने वाले समय में कौन सी करेंसी कब कोलैप्स हो जाए किसी को नहीं पता। सो इस ग्रुप ने एक अपनी नई करेंसी बना दी दैट इज नोन एज डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी। एक पर्सन है संतोषी नाकोमोटो, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाया। उन्होंने एक मेजर चंक ऑफ क्रिप्टो करेंसी को आईटी सेक्टर में डाल दिया और फिर उसकी बिडिंग स्टार्ट की। मतलब कि लंबे लंबे एल्गोरिदम्स, मैथ्स के कैलकुलेशन सॉल्व करके क्रिप्टो करेंसी को निकाला जा सकता था विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। सो ये एक तरह की वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसे किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू नहीं किया गया है। इसे एक पर्सन ने डेवलप किया है जिसे गवर्नमेंट के एम्बिट से दूर रहकर, मतलब कि अगर कोई इलीगल काम करने हैं तो क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जा सकता है। इसके ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक नया ब्लॉक जुड़ता चला जाता है, उस हिसाब से वो ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है। सो इंडिया में भी अभी कोकेन के ट्रांसफर को लेकर के 5,620 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ और इस ट्रांसफर को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही कंप्लीट किया गया। सो इसलिए ये गवर्नमेंट के रडार में इतनी जल्दी नहीं आ पाया और फाइनली
एक्सचेंज होने के बाद जब कोकेन का सीज हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा, तब जाके ये न्यूज सामने आई कि क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से इतने बड़े अमाउंट को सेटल किया गया और इतनी बड़ी इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट दलित्स इन तमिलनाडु रोज बाय 40% इन लास्ट 3 years। पिछले 3 साल में देखा गया है कि जो दलित वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनके खिलाफ 40% 40% से ज्यादा क्राइम्स देखने को मिले हैं तमिलनाडु में। देन नेक्स्ट इज अ केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप। बेसिकली इस एडिटोरियल में पूरा आईटी रूल्स को डिस्कस किया गया है। देखो होता क्या है ना कि इंडिया में आईटी रूल्स बनाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट के 2000 के द्वारा आईटी रूल्स बनाए गए जो अलग अलग चीजों को गवर्न कर रहे थे। उसके बाद 2021 में इसमें अमेंडमेंट किए गए, नए प्रोविजंस जोड़े गए, जैसे कि पहला प्रोविजन था सेफ हार्बर का प्रोविजन। जो भी इंटरमीडियरीज रहते हैं, इंटरमीडियरीज मतलब कि सोशल साइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, न्यूज चैनल्स, जो भी इंटरमीडियरीज रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, उन सारी इंटरमीडियरीज को एक सेफ हार्बर का प्रोविजन दिया गया। मतलब कि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस इशू करती है, अगर इंटरमीडियरी उसको फॉलो कर रही है तो उसे एक सेफ उसका दिया गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरमीडियरी अगर गवर्नमेंट की सारी चीजों को फॉलो कर रही है, अगर उसके प्लेटफॉर्म में कोई भी पर्सन कोई रैंडम इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहा है या कुछ भी गलत इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उस चीज के लिए वो इंटरमीडियरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक सेफ हार्बर का प्रोविजन हुआ। ये हुआ एक पॉइंट जो कि आईटी रूल्स 2000 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद सेकेंड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन आया वो था फैक्ट चेक यूनिट। बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने एंड से एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई जो कि ये देखती थी कि किसी भी इंटरमीडियरी के द्वारा किसी भी सोशल मीडिया में कहीं गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं, फेक, मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली गई है। अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन डाली जाती थी तो गवर्नमेंट तुरंत ऑर्डर देती थी इंटरमीडियरी को उस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए। इस तरह के प्रोविजंस आईटी रूल्स में लाए गए। इससे क्या हुआ कि जो फैक्ट चेक यूनिट थी उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठने लगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एंड से फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी, उसमें किस तरह से पर्सन्स को इंक्लूड करना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, ये कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं थी। बोला जा रहा था कि अगर फैक्ट चेक यूनिट के रिकमेंडेशन पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हटा रहे हो, मतलब कि ये एक तरह का राइट टू स्पीच के खिलाफ है। जो इंडियन सिटीजन्स को एक फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू फ्री स्पीच, वो कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो फ्री है। बट अगर ऐसे गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ऐसी बॉडीज बना करके लोगों मतलब कि अपने फैक्ट चेक यूनिट की हेल्प से इंफॉर्मेशन को डाउन करवाएगी, ये एक तरह की सेंसरशिप है। मतलब कि लोगों की फ्रीडम के ऊपर रोक लगाना है। इंडिया में प्रोविजन चलता है कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक नहीं लगा सकते हो, उनको राइट है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो चीज डायरेक्टली करना अलाउ नहीं है उसको आप इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हो। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के प्रोविजन को स्ट्रक डाउन भी कर दिया था। इसी रिगार्डिंग जो आज का ये एडिटोरियल है वो हमारे सामने आया है कि जो जिस फैक्ट चेक यूनिट की बात गवर्नमेंट कर रही है, जो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चीजों को मोल्ड करने की बात कर रही है, ये कुछ नहीं बल्कि एक सेंसरशिप है जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है। पहले भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस तरह से सेंसरशिप करने की कोशिश की थी, जिसे बोला जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन।
मतलब कि हुआ क्या था कि जब हमें आज़ादी मिली थी तब हम न्यूज़ प्रिंट्स को बाहर से इंपोर्ट करते थे। मतलब कि जो न्यूज़पेपर का पेपर रहता है और जो इंक उसमें यूज़ होती है कैरेक्टर्स को छापने के लिए, सो वो इंक हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस इम्पोर्ट को वो इम्पोर्ट कर पाएँ, और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था न्यूज़पेपर प्रिंट पर। सो इसी रिगार्डिंग उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, मतलब कि लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक नहीं लगा सकते हो, वो आप इनडायरेक्टली इस तरीके से भी नहीं कर सकते हो कि भाई हम इंपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ उससे हम ये चीज कंपेयर कर सकते हैं कि हुआ क्या कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे, सो 2023 में ही कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा भर भर के डाली जा रही थी जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। सो इसी रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए कि एक फैक्ट चेक यूनिट रहेगी जो इन सब चीजों को कर्ब करने की कोशिश करेगी। देन नेक्स्ट इज The net result will be poor doctoral research. बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के बारे में। पहले क्या था कि नेट का एग्जाम सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कंडक्ट करवाया जाता था। जो प्रोफेसर्स होते थे, जो पीएचडी के होल्डर्स रहते थे, उनके लिए जरूरी नहीं रहता था कि वो नेट क्वालिफाई करेंगे तभी ही उन्हें डॉक्टोरल रिसर्च करने की परमिशन मिलती थी, मतलब कि पीएचडी करने के लिए परमिशन दी जाती थी। सो एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि अगर कोई पर्सन पीएचडी करना चाहता है तो पहले के समय में यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी रहती थी। यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से चीजों को, अपने क्राइटेरिया को डिसाइड करती थी रिसर्च पेपर्स के प्रपोजल्स पर, इंटरव्यू पर, और पर्सन के पिछले रिकॉर्ड्स को देख करके उसे अलाउ करती थी पीएचडी करने के लिए। बट आने वाले समय में हमने इसे एक एग्जाम से कनेक्ट कर दिया, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले कोई भी पर्सन अगर पीएचडी करना चाहता है तो उसे पहले पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू अपनी स्टडी पीएचडी कर सकता है। लेकिन अगर नेट का वो देखा जाए, सिलेबस देखा जाए, तो वो एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। मतलब कि उसमें कुछ रटी हुई चीजों से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस हिसाब से जो भी पर्सन इस चीज को क्वालिफाई करता है वही पीएचडी कर सकता है। सो क्वेश्चन अराइज हुआ कि पीएचडी डॉक्टोरल जो डिग्री है वो एक बहुत अलग डिग्री है। इसमें हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं होती है, अलग अलग सिनेरियोस को ओपन करके रखने को एनालाइज कहा जाता है, और यही चीजें पीएचडी के अंतर्गत होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन की रटने की क्षमता इतनी अच्छी ना हो, बट चीजों को एनालाइज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सो जो ये एक तरह का जो ये टेस्ट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहीं ना कहीं ये एज अ ऑब्स्ट्रक्शन काम कर रहा है, ये एज अ हर्डल काम कर रहा है पीएचडी होल्डर्स के लिए। मतलब कि क्या हो रहा है, जो हमारा इंडिया का शार्प माइंडेड पीपल है, जो एनालाइज करने में बहुत अच्छे हैं, बट वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, सो वो लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड की तरफ। वो बाहर की यूनिवर्सिटी से अपने टेस्ट को, अपनी पीएचडी की डिग्रीज को कंप्लीट कर रहे हैं और फिर वहीं सेटल हो जा रहे हैं। सो ये एक तरह का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सो जरूरत है कि जो इस तरह के टेस्ट हैं जो हमारे क्राइटेरिया को, या फिर यूं कह सकते हैं जो हमारे पीएचडी के लिए हर्डल का काम करें, हम उन्हें फिर से रिव्यू करें। और जो यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी थी अपने क्राइटेरिया को सेट करने की, एकेडमिक्स को सेट करने की और लोगों के एंट्रेंस को लेकर के टेस्ट लेने की, उसे रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है। Next one is Modi says toilet coverage reached 100% after launch of स्वच्छ भारत मिशन। बेसिकली 2014 में हमने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत मिशन, उसी के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साइड से कि पहले जहां हमारे पास सिर्फ 40% ही टॉयलेट कवरेज था लोगों की, ये एक तरह से डिग्निटी के खिलाफ था। विमेन्स के लिए भी ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि अवेलेबल
टॉयलेट्स ही नहीं थे, जिस वजह से ओपन डेफिकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सो उन सब चीजों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत हटाया गया है। हमने अब 100% टॉयलेट कवरेज अचीव कर लिया है। नेक्स्ट वन इज सरप्लस रेन्स टू हेल्प रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन रेज डिमांड। बेसिकली जो अभी का मॉनसून आया है उसमें हमें सरप्लस रेन्स देखने को मिल रहा है। होगा क्या कि जब रेन बहुत अधिक होगी तो हमारे पास खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक होगा। रेन अधिक होने से हमारे पास रिजर्वायर में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे से हो गया होगा। तो इन सब से क्या होगा, रबी क्रॉप्स में भी जितना भी हमें रिक्वायर्ड वाटर है, हम उतना रिक्वायर्ड वाटर अपनी फसल को दे पाएंगे। सो बेनिफिट दोनों साइड हुआ, रबी क्रॉप की भी फसल अच्छी हो गई, खरीफ क्रॉप की भी फसल अच्छी हो गई। सो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से भी फूड इन्फ्लेशन जो है, मतलब कि रेन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब कि महंगाई कम होगी, क्योंकि चीज की प्रोडक्शन जो है ज्यादा हुआ है, मतलब कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है। सो इससे इन्फ्लेशन कम होगा और डिमांड भी बढ़ने के चांसेस हैं। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज पीएम आशा, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। बेसिकली अन्नदाता मतलब कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए ये स्कीम चलाई गई। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसके तहत 3 कंपोनेंट्स बनाए गए, दैट इज प्राइस सपोर्ट स्कीम विच इज नोन एज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत हम फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट करने की बात करें, मतलब कि जितनी लागत उन्होंने अपनी फसल को लगाने में लगाई है, एटलीस्ट उनको उतनी लागत तो प्रोवाइड कर दी जाए जब उनकी फसल बनकर तैयार हो। सेकेंड इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, पीडीपीएस। होता क्या है कि सपोज फार्मर ने फसल उगाई, वो उस फसल को मार्केट में लेके आया, मार्केट में उसने बेचा, और मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर्ड प्राइस में एक डिफरेंस है। सपोज मार्केट में गेहूं खरीदी गई 30 रुपए में और गवर्नमेंट ने अपने साइड से पैसे कितने रखे, 35 रुपए किलो। सो 5 रुपए का जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को भरने की बात की जा रही है। मतलब कि सेकेंड कंपोनेंट के तहत गवर्नमेंट किसी प्रॉपर ग्रेन को प्रोक्योर नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसे वापस करने की बात की जा रही है। पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम, पीडीपीएस, इसके तहत हम पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हम प्राइवेट प्रोक्योरमेंट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बायो राइट, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। इसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो बायो से रिलेटेड चीजें हैं, जो चीजें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बनाते हैं, जो क्लाइमेट के लिए अच्छी साबित होती है, जो पॉल्यूशन को कम कर सकती है, क्लाइमेट चेंज को कम करने में हमारी मदद कर सकती है, उन चीजों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि उनका एंटरप्रेन्योर कैसे किया जाए, उनको एक मार्केट से कैसे लिंक किया जाए ताकि उनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, मार्केट में लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करें और परचेस करें। देन थर्ड वन इज बायो मैन्युफैक्चरिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियाज फॉर लाइफ। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है आइडियाज फॉर लाइफ। आइडियाज फॉर लाइफ एक आइडिया है जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, विच इंड्यूस बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। हम सब जानते हैं अभी के सिनेरियो में क्लाइमेट चेंज बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत बढ़ चुका है। हमें जरूरत है कि हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, मतलब कि हमारे एक्शन से एनवायरनमेंट पर गलत असर ना हो, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ना हो, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहनी चाहिए। इस लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया, दैट इज आइडियाज फॉर लाइफ। नेक्स्ट वन इज नवरत्न स्टेटस।
Solar Energy Corporation of India, a central public sector enterprise under the Ministry of New and Renewable Energy, has been granted the Navratan status by the Ministry of Finance. Basically क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, मतलब कि कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो रहते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं. सो गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को उनके वर्किंग के हिसाब से, उनके प्रोडक्शन के हिसाब से स्टेटस प्रोवाइड करती है. मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न. सो ऐसी एक कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसे नवरत्न का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है. देन समुद्र प्रताप. समुद्र प्रताप एक इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल डेवलप किया गया है. मतलब कि इंडिया ने अपना एक इंडिजीनियसली डेवलप पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप. So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस. हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. थैंक यू.